गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है ना। और दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता है। देखिए आप लोग क्लास में इतने काफ़ी लोग जुड़े हैं, है ना, तो वीडियो में लाइक की संख्या भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं उतने लोगों में लाइक की संख्या भी बराबर होना चाहिए, तो हमें भी अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है वैसे हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए सभी लोग लाइक शेयर की संख्या बराबर कर दीजिए। चलिए आइए, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन कामरूप नहीं था दोस्तों, ठीक है, कामरूप नहीं था। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। टू का ऑप्शन देना है। तो देखिए आपके तोमर वंश का था। किसका था। तोमर वंश के शासकों का था। दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछे कि दिल्ली को बसाया किसने था तो दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट होता है कि दिल्ली का अन्य नाम क्या था, तो दिल्ली का एक अन्य नाम भी था योगनीपुर। क्या था भाई, योगनीपुर, 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 ये भी नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। बताइएगा, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस जो आपकी है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। 3 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन। देखिए आपका संस्कृत जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। संस्कृत भाषा में ये आपकी लिखी गई, याद रखिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक आपका है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एलोरा अजंता, है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो दोस्तों आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ये आपका देखिए 4 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, कैलाश मंदिर। कौन है भाई, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित जो एलोरा के कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूट में आपके कौन थे, तो आपके कृष्ण प्रथम। कौन, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में हैं। बहुत ही दमदार आपका मॉडल पेपर दोस्तों हैं। जैसा कि आपका पेपर आना है उसी प्रकार के हमने यहाँ पर मॉडल पेपर सेट किया है इस समय के। तो दोस्तों आप हर एक मॉडल पेपर को देखते रहिएगा, हूबहू लगभग आपको पेपर देखने को मिल सकता है। सेम टू सेम, कोई भी बदलाव आपको प्रश्न नहीं होगा। सेम टू सेम बिल्कुल पेपर में प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकते हैं। हाँ, पूरे प्रश्न नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ प्रश्न आपको जरूर मिल सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। 5 का ऑप्शन यहाँ पर आ गया लगभग आपका। सी नंबर सोनभद्र में। कहाँ पर है आपके, सोनभद्र में। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था। देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। सी नंबर बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है, और कब किया था, तो आपके 1924 में किया था। और सिर्फ एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण कहा जाता है, मतलब 1885 से लेकर 1925 का जो समय है इसे कहते क्या है। दोस्तों इसे कहते हैं मध्य कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा गया है। और देखो आपका खिलजी से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अधिकतर देखा जाए तो खिलजी से भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनते हैं। तो खिलजी के बारे में भी आपको गहनता से अध्ययन रखना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो यहाँ पर हो जाएगा कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा गया है। तो 8 का जो आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा क्या। चलिए 8 नंबर में लगभग सभी का जवाब आ गया है। देखिए 1296 से लेकर 1316 तक इसका समय रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से लॉक करिए। लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है। देखिए सी नंबर आपका लाला लाजपत राय इसका आंसर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब, तो आपके 1928 में। कब, 1928 में कह सकते हैं आया था। वैसे गठन तो आपका हुआ था साइमन कमीशन का 1927 में, लेकिन भारत में आया था 1928 में आया था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा जारी किया था। अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा जारी किया था दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा। चलिए ये मजहरनामा मतलब होता है कि मुगल सम्राट जो अकबर था ये समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए ये आपके 1579 में
मजहरनामा एक घोषणा पत्र जारी किया था। मतलब धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 1579, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों ये बताना है एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया, एशिया की सबसे लंबी नदी। देखो दोस्तों, हम पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको डाल देते हैं। तो टेलीग्राम हमारा है देव जी के ट्रिक, देव जी के ट्रिक है। तो शाम को रात में लगभग आपको पीडीएफ पड़ जाते हैं, है ना। तो देव जी के ट्रिक्स आप लोग टेलीग्राम से सर्च कर लीजिएगा, वहां पर जुड़ सकते हैं, लिंक भी दे दिया है। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर जितने भी वीडियो की आपके होते हैं उसको हम भेज देते हैं, है ना। तो आपका यूट्यूब अगर नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है तो टेलीग्राम में आपको हर एक वीडियो लिंक मिल जाती है, पीडीएफ भी भेज देते हैं। तो दोस्तों नए वाले जुड़े हैं जितने भी स्टूडेंट, वो सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसका फायदा भी ले रहे हैं और आप लोग भी फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर का ऑप्शन आपका होगा बी नंबर, यांगटीसी नदी है। कौन सी है, यांगटीसी नदी, इसका ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। ये देखा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। लगभग कितनी किलोमीटर है, तो आपकी 6300 किलोमीटर आपकी है। ये चीन में प्रवाहित होती है। कहां पर, चीन में प्रवाहित होती है। अगला निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं, किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं। दोस्तों 12 नंबर में ऑप्शन लॉक करना है और 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका फिनलैंड, है ना। क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। और ये कहां पर है, यूरोप में है। कहां पर है, यूरोप में है। अगर पूछे कि राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या हो जाएगा, हेलसिंकी। क्या हो जाएगा, हेलसिंकी हो जाएगा, हेलसिंकी हो जाएगा, है ना। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते रहते हैं। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। स्थानीय पवन दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। फान नामक जो स्थानीय पवन है दोस्तों, ये चलती है आल्पस में। कहां पर, आल्पस में चलती है। आल्पस जो पर्वत है उस एरिया में। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। सिमुम, सिमुक जो आपका है, सिमुक कैसे होता है, सिमुम, ये आपके दुर्तिस्तान में, दुर्तिस्तान कहां पर है, आपके बी नंबर में दिया है। सेंटा एना, सेंटा एना स्थानीय पवनें जो चलती हैं कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पर आपका इसका 3 हो जाएगा। जोंटा स्थानीय पवनें चलती हैं कहां पर है, तो आपके अर्जेंटीना में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलान करना है तो मिलान भी कर सकते हैं। 4 2 3 1, 4 2 3 1, देखिए ऑप्शन मिल गया है, आपका भी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। 14 नंबर में ऑप्शन लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, झारखंड। ठीक है ना। भारत में खनिज संपन्न जो राज्य वो आपका झारखंड है। और इस राज्य में छोटा नागपुर की जो पहाड़ियां हैं वो आपका विशेष रूप से आपका है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में ही मतलब कह सकते हैं जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। क्या, भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और यह भारत का रूट क्षेत्र भी है। क्या है, भारत का रूट क्षेत्र भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर जिसका भी आ रहा है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का जवाब लगभग सही आना चाहिए। हमने बताया था भारत में से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक्स हमने बताया था, मित्र पर गमछा झार, है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, है ना। तो ये आपकी गुजरती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1947 में दोस्तों दिया गया है कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। सभी लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है ना। सभी लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। तो दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग एक साथ वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक और लाइक की संख्या बराबर करिए दोस्तों, ठीक है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग सपोर्ट जरूर करेगा, ठीक है। और एक दोस्तों को कम से कम शेयर भी किया करें, ठीक है ना। चलिए देखो दिया 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी। तो आपका जवाब दोस्तों याद रखिएगा, आपका 249.60 रुपए ये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। एक वर्ष में 249.6 रुपया, ये इतना एक साल में कमाते थे। कब, 1947 में दोस्तों, समझ सकते हैं। और इस समय देखा जाए तो एक दिन की आपकी इनकम कितनी है, एक दिन की ही इनकम लगभग आपके देखा जाए एक मजदूर की है वो 250-300 रुपए एक दिन में कमाता है ना। उस समय देखा जाए तो आपकी लगभग 3500 में एक गाड़ी जो आती थी ना अंग्रेजी, इसमें बैठा करते थे, उस समय 3500 मिलती थी। अब 3500 में टायर भी नहीं मिलेगा इस समय, है ना। महंगाई अपने चरम पर पहुंच रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी फसल को सहायता देने के लिए, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है। तो दोस्तों याद रखिए, फसल को सहायता देने के लिए जो सरकार होती है ना, ये क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात जो आपका MSP होता है, MSP। अब सहायता किस प्रकार से होती है, सहायता इस प्रकार से होती है, अगर रेट फिक्स कर देता है तो मार्केट में जो प्राइवेट वाले होते हैं लोग ना, वो लोग भी अपने लिमिट में लेते हैं, उतना ही एक स्थिति मूल्य में लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा MSP। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दोस्तों जवाब देना है, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब की गई थी। 18 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको रटा होना चाहिए।
चलिए देखिए, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों ये हुई थी कब, तो आपका जवाब 18 नंबर में आ रहा है, बी नंबर 6वीं में, है ना। 6वीं में कब, तो डेट भी याद रखना 12 जुलाई, कब 12 जुलाई, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको जवाब क्या मिलेगा, यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपके मुंबई में है। कहाँ दोस्तों, आपके मुंबई में है। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि नाबार्ड के जो अध्यक्ष वो आपके कौन है, ये बताइए जल्दी से कि नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं, जल्दी से बताइए, किसी को याद है नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बताइए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, चिंताला, क्या हो जाएंगे, चिंताला, है ना, गोविंद रुजलू चिंताला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। सार्क की पहली बैठक दोस्तों बताना है, सार्क की पहली बैठक दोस्तों कहाँ हो जाएगा, 19 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर सार्क की पहली बैठक आपकी, क्योंकि पहली बैठक हुई थी कहाँ पर, चलिए पहली बैठक आपका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दोस्तों, है ना। 19 का ऑप्शन हो जाएगा नंबर ढाका में। और आपको याद होगा कि जो द6 अर्थात आपका सार्क है, इसकी पहली बैठक और स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1985 में आपकी की गई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, है ना। और इसके सदस्य कितने, 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सहयोगी है, लेकिन इसमें से आपका म्यांमार और आपका पाकिस्तान शामिल नहीं है दोस्तों। हमने आपको हमेशा बताया है, इससे पिछली बार भी क्वेश्चन बना था और इस बार भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 20 नंबर में। राष्ट्रीयकरण पूछा गया है तो राष्ट्रीयकरण जवाब देना है, स्थापना पूछता तो स्थापना देना है। तो राष्ट्रीयकरण है आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर 1949 में। डेट पूछ ले तो आपको बताना है 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1949। अगर स्थापना पूछ लेता तो क्या बताते हैं, 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1935। 1935 में क्या हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना, लेकिन 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण। दोस्तों अगर पेपर को कठिन बनाना होता है ना, तो एग्जामिनर फिर क्या करता है, एग्जामिनर फिर क्या कर देता है, 1 जनवरी 1935, है ना, 1 अप्रैल 1935 ऐसे मतलब कर देता है। तो भी आपको कंफ्यूज होता है कि 1 जनवरी होगा या 1 अप्रैल होगा, 1 जनवरी होगा 1 अप्रैल होगा, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है और यही पेपर आपका कठिन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों से लेकर कठिन हो जाता है ना। चलिए अगला है, भारतीय संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान को माना गया दोस्तों कैसा है, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर है रूप विधान में संघीय और भावना में क्या है, एकात्मक है ना। इसको हमने कई बार पढ़ाया भी है तो बिल्कुल ईजी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 50% क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे कि आपको लग रहा होगा हर एक मॉडल पेपर मिलते हैं, क्योंकि इतने मॉडल पेपर सोल्व कराए जा चुके हैं। वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, आपके फजल अली, है ना, किसके, फजल अली। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। और इनके साथ देखो अध्यक्ष के रूप में आपके फजल अली थे, इनके सहयोगी और भी थे 2 लोग, है ना, 2 लोग थे, और हृदयनाथ कुंजरू और आपके पडिक्कर, KM पडिक्कर, 2 लोग और भी थे, इनके सहयोगी थे। आगे बताइएगा कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होती है दोस्तों, ये बताइएगा। तो देखो आपकी अगर उम्र हो गई है 25 वर्ष तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कहां से, लोकसभा से बन सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं तब आपको 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो देखा जाए तो इनका होता है क्या, 24 नंबर में। 24 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है 24 नंबर में, जल्दी से बताइए जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल का कहीं भी निश्चित समयावधि नहीं दिया गया है। मतलब वास्तविकता देखा जाए तो भारतीय संविधान में आप उठाकर देखिएगा, छोटी मोटी किताबों की बात नहीं कह रहे हैं, है ना, अच्छी किताबें जो लेवल की होती हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिसे आयोग भी प्रूफ देखता है ना। आयोग छोटी मोटी से प्रूफ नहीं देता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप छोटी मोटी किताब का नाम लिखोगे कि नहीं इसमें ये लिखा है तो उसकी माने नहीं होती है। एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें से कहा गया है कि आपका उनका उल्लेख ही नहीं किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है, प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑप्शन जब दिया गया है डी नंबर, तो इसमें से आप लोग लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक दे दिया है, आधिकारिक ना दिया होता तो हम लोग यहाँ पर सी नंबर लगा देते, क्या, सी नंबर लगा देते दोस्तों। हमने बता दिया है ना कि 5 वर्ष होता है, ये सभी को पता होगा। लेकिन ऐसी स्थिति जब आपकी पैदा हो जाए तो इनमें से कोई नहीं लगा देना है, क्योंकि ये शब्द इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग इस पॉइंट को समझें कि जब आधिकारिक मतलब होता है जो आपकी किताबों में नहीं दिया गया है, ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति का जो अधिकार होता है वो प्रसाद पर्यंत होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर डी वाले को सही करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो हम भी चाहते तो 5 लगा सकते थे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है।
भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण जो उपलब्ध है दोस्तों बताइए किसमें है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर है पंचायती राज निकायों में। किसमें? पंचायती राज निकायों में, याद रखिएगा पंचायती राज निकायों में, ठीक है ना। और महिलाओं को पंचायती में 33% आपका है ना, जिसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, कई राज्यों में लागू भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सिटी स्कैन में क्या उपयोग होता है? सिटी स्कैन आपने करवाया होगा है ना, और सिटी स्कैन में जो यूज होता है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर एक्स किरणें होती हैं। क्या? एक्स किरणें होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, आप लोगों को दूर भेज देते हैं है ना, बोलते हैं बाहर खड़े रहिएगा, या कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसको भी बाहर भेज देते हैं कि आप ऐसे एक्सरों के सामने या ऐसी किरणों के सामने ना आइए, है ना, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? एक्स किरणें होती हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं? तो अल्फा किरणें जो होती है ना, एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या? एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका 27 को ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, हीलियम के नाभिक। किसके? हीलियम के नाभिक। दोस्तों याद रखिए, यह वस्तुतः हीलियम का नाभिक होता है। जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक 2 है ना, और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गैसों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? गैसों के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर देखिए 28 नंबर आपके सामने दिया गया है। तो चलिए 28 नंबर की अगर बात करें तो गैसों का एक निश्चित आयतन होता है, तो ये तो गलत दिया गया है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका आकार निश्चित होता है। देखिए ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ना शब्द लगाए ना, क्योंकि गैस होती है, आप कमरे में हैं और आप जानते हैं किसी ने गैस छोड़ दिया तो उसका लिमिटेशन नहीं होता है, जहाँ तक हवा जाएगी तहाँ तक पहुँचता जाएगा, ना ही आकार होगा उसका, ना ही तो आयतन होगा, सिर्फ नाक में अंगुली होगी सबके, ठीक है ना। तो समझ गए ना कि गैस वाले में आकार निश्चित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हम क्या करें, हमको ऐसा उदाहरण देना ही पड़ता है ताकि आपके दिमाग में हमेशा घुसा रहे ऐसी चीजें, है ना। चलिए, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है 29 नंबर में। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों मस्तिष्क के नीचे होती है, ऊपर ना लगाइएगा, मस्तिष्क के नीचे होती है दोस्तों। ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ये मानव शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथों के कारण, है ना, यह जो आपकी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी है, मस्तिष्क के नीचे आपकी होती है, ठीक है। और पुरुषों में ये जो होती है लगभग मटर के दाने के आकार की होती है, ठीक है। और महिलाओं में यह ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा कुछ बड़ी होती है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, तो ये पुरुषों में क्या होता है, छोटी होती है, लेकिन महिलाओं में क्या होता है, पुरुषों की अपेक्षा कुछ बड़ी होती है। दोस्तों याद रखिएगा। लेकिन अदर चीज़ें देखा जाए, अदर चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, पुरुषों की हर चीज़ लगभग बड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर अदर चीज़ें जैसे मान लीजिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क का वजन हो गया, है ना, लेकिन ये जो होती है महिलाओं में थोड़ी सी पुरुषों की अपेक्षा बड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 30 नंबर लॉक करना है। तो देखो यहाँ पर विटामिन सी स्कर्विक अम्ल हो गया, विटामिन B1 थायमिन हो गया, विटामिन डी रेटिनॉल होता है क्या दोस्तों? चलिए बताइएगा, यहाँ पर 30 का जो ऑप्शन है क्या राइट आंसर दिया गया है क्या? जल्दी से बताइए। विटामिन जो आपका डी दिया है ये होता क्या है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। और विटामिन के होता है फ्लेक्टिन्यून, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ब्रज भाषा में रचित पृथ्वी राजरासो के रचयिता कौन है? यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोस्तों पसंद आ रहा है वीडियो को तो लाइक शेयर जो करते रहेगा, शर्माने का नहीं है किसी को, है ना, लाइक शेयर में शर्माना नहीं है। पसंद आ रहा है तो वीडियो लोग को लाइक शेयर करते रहिएगा, ये भंडारा है, आराम से ज्ञान लेते रहिए, अपने ज्ञान को और बढ़ाते रहिए। देखिए ब्रज भाषा में रचित पृथ्वी राजरासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और पृथ्वी राजरासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है ना, पृथ्वी राजरासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर संधि पूछा है तो स्वर संधि कितने होते हैं? अब जल्दीबाजी में गलती मत कर देना, है ना, जल्दीबाजी में देखिए 3 दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर 3 दे रहे हैं। हम जान रहे हैं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी भी नाक कटा देते हैं और टीचर की भी नाक कटा देते हैं, जो प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं हैं। दिया गया है स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं आपको दिया गया है सामने, फिर भी आप लोग बी नंबर लगा रहे हो। स्वर संधि नहीं दिया है यहाँ पर, देखो स्वर संधि के पूछा गया, संधियां होती हैं, संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाना है? यहाँ पर आपको डी लगाना था, ठीक है ना। हमारी भी नाक बचाइए और अपनी भी नाक बचाइए, ठीक है ना। हमारा भी नाम होता है आपके नाम से और आपका भी नाम होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा
सोच समझ कर जवाब दीजिए। नत का विलोम क्या होता है 38 नंबर में? नत का क्या होता है? उन्नत होता है। ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बताना है 39 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका नीरज होता है ना, शतदल भी होता है, कुलय भी होता है, कुलय भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है अर्ची, है ना, 39 नंबर में जो अर्च दिया गया है ये किरण का होता है दोस्तों। किसका होता है? किरण का होता है, किरण का होता है, याद रखिएगा। डी नंबर हो जाएगा किरण का। अगला है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा 40 नंबर में। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा आदित्य। क्या होता है? क्या? आदित्य का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आदित्य का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सीरीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों 51 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नंबर मुंबई और हैदराबाद। किसे? मुंबई और हैदराबाद को ये आपका सम्मान दिया गया है। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे वैश्विक परिदृश्य पर इस्पात उत्पादन में शीर्ष क्रम का देश बताना है। वैश्विक परिदृश्य पर इस्पात उत्पादन में शीर्ष क्रम देश पूछा गया है। तो इस्पात के मामले में दोस्तों यहाँ पर कौन सा शीर्ष स्थान है? चीन का है। किसका है? चीन का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और वैश्विक भारत जो आपका है वो वैश्विक परिदृश्य इस्पात उत्पादन के क्रम में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर जापान। किसमें? इस्पात के मामले में दोस्तों, इस्पात। अगला है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के अंतर्गत किन किन भारतीय मूल के संगीतकार को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार किया गया है या पुरस्कृत किया गया है? तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों। फाल्गुनी शाह को भी मिला है, रिकी केज को भी मिला है। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए 64वें ग्रैमी अवार्ड में ये भारतीय मूल के संगीतकार रहे हैं फाल्गुनी शाह और आपके रिकी केज। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस जैसे पूछे तो आपको दोस्तों याद रखना है, आपका जवाब हो जाएगा 17 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने, याद रखिए, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 का ऑप्शन लॉक हो जाएगा बी नंबर, अयोध्या में दोस्तों। कहां पर है? अयोध्या में। क्या है दोस्तों? अयोध्या। इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 30 मार्च 2022 को किस देश में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यहां पर जो आंसर होगा राइट हो जाएगा क्या? श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है ना। मार्च 2022 में जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है वो आपकी श्रीलंका ने किया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और भारत की तरफ से कौन आपके संबोधित किया था? तो मोदी जी ने संबोधित किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच सेनाओं के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तली का 3रा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए ये आपका कैसा है? ये आपका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। और यहां पर देख सकते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा 57 में। ऑप्शन रहेगा सी, भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान ये दस्तलिक आपका है 3रे नंबर का हुआ है दोस्तों। ये भी पॉइंट नोट करिएगा, दस्तलिक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला संबंधित है। तो दीमा हसाओ जो जिला है दोस्तों ये कहां पर है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन में आपका ये नंबर आपके असम से संबंधित है। कहां पर है? ये आपके असम में स्थित जिला है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां से महापाषाणी पत्थर के जार प्राप्त हुए हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा रहा है कि असम में महापाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार अपने चरम पर था। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को, 7 से स्वास्थ्य, 7 से 7 और अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन चुकी है? देखो इस समय ऐसे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपका जो एयरलाइन से संबंधित आपके हैं इनसे क्वेश्चन भी बन रहा है। तो 60 का ऑप्शन बनेगा इंडिगो। कौन है? इंडिगो। जो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताना है। विकलांग दिवस दोस्तों पूछा गया है। विकलांग दिवस इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। 61 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या? बी नंबर दोस्तों। 3 दिसंबर। क्या? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस, है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछे 25 दिसंबर तो क्या बताएंगे आप? जल्दी से बताइए। अगर हम आपसे पूछ ले कि 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं तो आप कहेंगे सर कि 25 दिसंबर को
आप लोग मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाते हैं, है ना, सुशासन दिवस जिसे कहते हैं सुशासन दिवस। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों पूछा गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो 62 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 8 मार्च, क्या हो जाएगा 8 मार्च इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक पूछा गया है 63 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए ये जो शब्द है ये जर्मन द्वारा आपका दिया गया शब्द आपका है, इनका नाम क्या है, तो दोस्तों 63 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपके जर्मन क्या है भाई, ये जर्मन फ्रेडरिक फोवेल द्वारा गढ़ा हुआ ये शब्द आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, एक कब मनाया गया, जल्दी से बताइए, लॉक करिए जल्दी से, ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो 64 नंबर है, 64 नंबर में ऑप्शन है आपका 21 जून 2015 को मनाया गया था। और 2022 में योग दिवस की थीम क्या रही है, 2022 में बताइएगा, 2022 में जो आपकी थीम रही है वो क्या रही है, 2022 में रही थी क्या थीम, मानवता के लिए योग, क्या दोस्तों, मानवता के लिए योग। दोस्तों याद रखिए छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम को बेहतर बनाएंगी। अगला दिया गया है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर देखो अट्टम दिया गया है, और अट्टम दिया है तो हमने बताया था ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर केरल हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 66 नंबर में दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 21 मार्च को। कब मनाते हैं, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वनों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पर्यावरण नहीं मिलता है तो वर्तमान में आप ज्यादा से ज्यादा मिलता है विश्व वानिकी दिवस, क्योंकि इसके पहले एग्जाम में मिलता था पर्यावरण दिवस 5 जून, लेकिन अब आपको विश्व वानिकी दिवस के रूप में मिलता है 21 मार्च, आपका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 23 मार्च को, क्या 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं होता है, यह आपका आरओ एग्जाम में और आपके लोअर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना था। देखिए 68 नंबर की अगर बात करें तो 68 नंबर की बात करते हैं तो देखो इसमें आपका सम्मिलित नहीं होता है क्या, देखो गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का घी होता है, लेकिन तुलसी नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर जो 68 नंबर है 68 नंबर में तो आपका तुलसी नहीं होगा। तो भाई होते क्या है, देखो दिया गया पंचगव्य, मतलब यहाँ पर देखो दूध दही घी गोमूत्र और गोबर, मतलब ये गाय के ही चीजों से बनी हुई चीजें हैं, दूध दही घी गोमूत्र और गोबर का पानी को सामूहिक रूप से मिला देते हैं तो इसे पंचगव्य कहा जाता है दोस्तों। और यजुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्रदान की गई है, ये जितनी चीजें हैं औषधि इनसे बनाते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 जनवरी दोस्तों, है ना, 24 जनवरी जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसी दिन वर्ष 1950 में आपकी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला है डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, चलिए काफी लोग जवाब दिए 70 नंबर में ऑप्शन में आपका ये नंबर बेंजीर भुट्टो, क्या हो जाएगा बेंजीर भुट्टो, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा बेंजीर भुट्टो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको दिया गया गद्यांश, लेकिन गद्यांश हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, कई बार आपको हमने सॉल्व करा दिया है, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, लेकिन अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हुई है दोस्तों। हमने बता दिया है कि अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण आपको पॉइंट आपके कह सकते हैं वीडियो के अंत में जरूर मिलते हैं। अगर आप लोग हमारे मॉडल पेपर आप लोग डेली सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे हर एक मॉडल पेपर में लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको ऐड करते हैं जो कि बिल्कुल आपके रामबाण होते हैं, रामबाण। देखिए यहाँ पर अकबर द्वारा दिए गए सुधार, जैसे कि अभी क्वेश्चन मिला भी था मजहर की घोषणा, इसी मॉडल पेपर मिला था कि मजहर की घोषणा कब हुई थी, तो 1579 हुआ था ना, मिला था क्वेश्चन, देख सकते हैं। दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो आपके 62 में दोस्तों, दास प्रथा का अंत 62 में हुआ था, 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था, तो 1563 में किया था, ठीक है। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी, तो आपकी 64 में, कब 64 में। ये सभी कार्य 15 में ही हुए हैं। अगला है इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो आपके 1575 में। और मजहर की घोषणा कब किया था, तो आपके 1579 में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से आपकी जजिया कर वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, मजहर भी पूछा जाता है और दास प्रथा बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम बताना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन देखो मिलेंगे कि औरंगजेब का जो प्रसिद्ध नाम था क्या था, तो औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर कहते थे दोस्तों, क्या जिंदा पीर कहते थे।
जहांदार शाह जिसे लंपट मूर्ख, याद रखिए इतिहास में मुगल शासकों में जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। फर्रुखसियर की बात करते हैं तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है। क्या? घृणित कायर कहा गया। दोस्तों अगला दिया गया है रफी उद्दरजात को कठपुतली शासक कहा गया है। ये अंग्रेजों के अधीन में कार्य करता था, कठपुतली शासक। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, रंगीला है ना, रंगीला बादशाह। और अगला दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि आपका बहादुर शाह फर्स्ट जो आपका है शाही बेखबर कहते थे, इस बहादुर फर्स्ट को शाही बेखबर कहते थे। बहादुर सेकंड को जफर के नाम से जानते थे। दोस्तों इनको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि मुगल बादशाह और उनके मकबरे, यहां पर मुगल बादशाह और उनके मकबरे आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करेगा, है ना। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए भी बेहतर से बेहतर यहाँ पर मैटर आपका लाया जाता है, ऐसा कंटेंट लाया जाता है जो आप देखेंगे कि मॉडल पेपर से मैच करता है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, वो एक साथ आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। दोस्तों सभी लोग लाइक से जरूर करिएगा। मुगल बादशाह और आपके मकबरा पूछा गया है, तो देखो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? आपके काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा जो कि सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर जो कि शहादरा में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? आपके आगरा में है। औरंगजेब का कहाँ पर है? औरंगाबाद जो कि आपके दौलताबाद में है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और रह गए भाई, कौन रह गए? एक और आपके रह गए, कौन से? जल्दी बताइए। हाँ, एक आपके इनमें रह गए हैं, कौन? जफरदुती का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? रंगून में है। कहाँ पर है दोस्तों? रंगून में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने मुगल बादशाह हैं जिनकी कब्रें आपके भारत से बाहर है। क्या? जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं, वो कितने आपके लोग थे? तो दोस्तों एक तो पहले हो गए बाबर, इनके कहाँ पर है? काबुल में है ना। इसके बाद आपके दिया गया है जहांगीर की कहाँ पर है? लाहौर जो कि भारत से बाहर है। और तीसरा है जफर सेकंड की कहाँ पर है? रंगून में है। तो तीन ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे कहाँ पर हैं दोस्तों? भारत से बाहर है। दोस्तों हमने ये भी पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। अब आप ये मत कहिए कि ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तभी मानेंगे। दोस्तों हम थ्योरी अगर पढ़ा देते हैं तो इसको भी मानिए कि हमने पढ़ाया है, और पेपर में फंसता है तो इस भी बोलोगे ना कि सर आपने पढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए अगला बताइएगा। यहाँ पर दिया गया मुगल कालीन साहित्य, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया ग्रंथ और आपका लेखक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाबर नामा जो लिखा है किसने? तो बाबर ने लिखा है, ठीक है ना। हुमायूं नामा, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत लोग करते हैं, और एक साथ हम आपको पढ़ा दे रहे हैं पूरा का पूरा मुगल काल जो आपका शॉर्टकट में है वो पूरा समझा दे रहे हैं। और पूरा मुगल काल अगर आएगा तो यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो बाबर नामा ये तुर्की भाषा में आपकी है ना, जो कि बाबर ने, लेकिन हुमायूं नामा पूछे तो आपको गुलबदन बेगम बताना है। अकबर नामा पूछा जाता है तो दोस्तों आपके अबुल फजल हो जाएंगे। तुजुक ए जहांगीरी आपकी जहांगीर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। पादशाह नामा ये आपके अबुल हमीद लाहौरी, ठीक है। और खुलासत तवारीख ये सुजान राय हैं। और फुतवात ए आलमगीरी ये आपके ईश्वरदास नगर हैं। मुखा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी हैं। तबकात एकबरी आपके निजामुद्दीन अहमद। लेकिन इनमें से जो आपका आईएमपी है वो निशान लगा हुआ है, देखो हमने निशान लगा दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर निशान लगा हुआ है। तीनों को आपको पॉइंट में याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे दिया है कि तट पर बसे आपके शहर, देखिए दिया गया है गोरखपुर, बहुत बार पूछा गया है। ये समझो जिसमें दोस्तों यहाँ पर निशान लगा है ना ये वाला, वही आपका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो गोरखपुर बसा है राप्ती नदी के किनारे, है ना। जबलपुर बसा है नर्मदा नदी किनारे। सूरत आपकी ताप्ती नदी। अहमदाबाद आपके साबरमती। ये क्वेश्चन तो आपको इतनी बार रटा दिया, इतनी बार रिवीजन करा दिया ना कि आपको बस लगेगा कि अरे ये सर जी हमने तो पढ़ लिया था। हाँ पढ़ लिया है, उसको हम बार बार पढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर बार ये रट जाए, तुरंत जबान में रटा होना चाहिए। नासिक गोदावरी। कोटा चंबल नदी किनारे। लुधियाना है सतलज नदी के किनारे। क्या? सतलज नदी किनारे। लखनऊ बसा है गोमती नदी किनारे। उज्जैन बसा है क्षिप्रा नदी किनारे। आगरा बसा है यमुना नदी किनारे। और कटक बसा है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।